प्रिय छात्रों, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से। आज की वीडियो में 10वीं कक्षा के पहला ही चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। तो इस चैप्टर का जो सारांश है ना, हम उसी को समझने वाले हैं, डिटेल में जानने वाले हैं। वैसे इस सारांश में हम जो भी बातें आपको बताएंगे उन सभी पर मैंने एक डिटेल में अलग अलग वीडियो बना रखी है। अगर आप डिटेल में वीडियो देखना चाहते हो तो आई बटन पे प्लेलिस्ट मिलेगी वास्तविक नंबर सिस्टम, तो इस प्लेलिस्ट को आप जरूर चेक कर लेना। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सी कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। ओके, तो अब बढ़ते हैं सारांश पर। यहाँ पे है पहला, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। क्या यहाँ पे है, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर हम a = b³ + r, जो r है 0 के बराबर और बड़ा होने के साथ b से छोटा हो, को संतुष्ट करने वाली पूर्ण संख्याएं q और r ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात ऐसी संख्याओं का अस्तित्व है। तो सिर्फ इतना आप समझ लो सिंपल भाषा में कि कोई भी दो पूर्णांक संख्याएं हमें ज्ञात है, मान लो a और b, तो हम q और r भी ज्ञात कर सकते हैं। अब जो q और r जो हम ज्ञात करेंगे ना, वो इस रूप में लिख सकते हैं, a = b³ + r, जहाँ पे r जो होता है वो शेषफल होता है, q होता है भागफल होता है, a भाज्य और b भाजक। अब इसे हम अंकों के साथ भी अगर समझने का प्रयास करें तो जैसे कि यहाँ पे 25 और 4 आपको ज्ञात है। क्या ज्ञात है? 25 और 4। तो हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं ना, 25 = 4 × 4 6 + 1, इस रूप में लिख सकते हैं। तो वही है, ये a हो गया, ये b हो गया, ये q हो गया और ये r हो गया। कन्फर्म है ना सारी बातें। पढ़ते हैं दूसरे पर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है। इसका प्रयोग कर दो धनात्मक पूर्णांक a और b का HCF नीचे दर्शाई विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो हमने इस पर भी एक डिटेल में वीडियो बनाई है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है वो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को किस तरीके से यूज करना है, उसी का एक प्रकार है क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इस एल्गोरिथम की सहायता से हम दो संख्याओं का आसानी से HCF निकाल सकते हैं। वैसे HCF तो आप वैसे भी निकाल सकते हो, आपको कक्षा 5 से पहले ही जानकारी होगी HCF निकालने की, लेकिन हम इस एल्गोरिथम के द्वारा भी HCF निकाल सकते हैं। तो अभी इसके कुछ चरण नीचे दिए गए हैं, चरण 1, 2 और 3। तो आप अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। बेसिक हम आपको ये बता दें कि इसका मतलब क्या है। देखो इधर हम बता देते हैं दूसरे का मतलब, किस तरीके से हम HCF ज्ञात करते हैं। तो सर्वप्रथम मान लो कि दो संख्या, चलो हम 25 और 4 को ही लेते हैं। 25 और 70 को ले लेते हैं, ठीक है। 25 और 70 को हमने ले लिया, दो संख्या। अब जो बड़ी संख्या होगी वो हमारा a बनेगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहेगी कि a यानी कि 70 = 25 × 2, 25 दूना 50 और +20, हम इस रूप में लिख सकते हैं। पता ही है, अभी हमने जस्ट आपको बताया। अब ये जब तक r का मान 0 नहीं होता, इसी प्रक्रिया को हम दोहराते रहेंगे। अब अभी जो b का मान है उसे a मान लिख लेंगे, यानी ये चरण 1 हुआ, चरण 1 हो गया। और चरण 2 क्या होगा कि ये जो 25 है ये इधर आ जाएगा इक्वल टू में, और ये जो 20 है वो यहाँ पे हो जाएगा। अब 20 में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 ही आता है, और यहाँ पे 25 है, तो अगर हम 5 जोड़ दें तो दोनों तरफ की संख्याएं बराबर हैं। अभी भी r का मान 0 नहीं हुआ, तो तीसरे चरण पे चलेंगे। यहाँ पे 3 चरण दिया गया है, तीसरे में ही लिखा भी है कि इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखना है जब तक r का मान 0 ना हो, ठीक है। तो अब 20 को पुनः इधर लाएंगे, तो 20 = अब इस 5 को यहाँ पे ले आएंगे, यानी कि जो b का मान होगा उसे a में ले जाएंगे और जो r का मान होगा उसे b बना देंगे नेक्स्ट चरण में। हर एक नेक्स्ट चरण में यही होता रहेगा। तो 5 × 4, 4 × 5 = 20 हो गया, और 4 × 5 = 20, सब संख्याएं यहीं पे बराबर होंगी, तो इधर शेषफल क्या आ गया, 0। यहाँ पे शेषफल 0 आ गया, तो जिस चरण में शेषफल 0 होगा उसी का जो b वाला मान होगा वही के कहलाएगा, HCF कहलाएगा। कन्फर्म है ना, चलो अच्छी बात है। अब आते हैं तीसरे ऑप्शन पे। तीसरा है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। प्रत्येक भाज्य को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त गुणनखंडित किया जा सकता है। यह गुणनखंड अद्वितीय होता है। इस पर कोई ध्यान दिए बिना कि अभाज्य गुणनखंड किस क्रम में आ रहे हैं। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, इस पर भी हमने एक डिटेल में वीडियो बनाई है, चाहते हो देखना तो प्लेलिस्ट को जरूर चेक करना। इसका मतलब, इस प्रमेय का मतलब है आपको गुणनखंड करना तो पता ही है ना। जैसे कि हम कहें कि आप 30 का गुणनखंड करके दिखाओ। किसका? 30 का गुणनखंड करके दिखाओ, तो क्या होगा, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30।
ये गुणनखंड होगा। तो बस यही बता रहा है कि भाज्य, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो देखो ये 30 भाज्य संख्या है, जब हमने इसका गुणनखंड किया तो गुणनखंड में केवल कौन सी संख्या है, इसमें ऐसा तो है नहीं कि इसमें 4 भी है। कौन सी संख्या है, सिर्फ अभाज्य संख्याएं से ही मिलकर गुणनखंड बना है, और एक संख्या का सिर्फ एक ही प्रकार का गुणनखंड होता है, जैसे कि इसमें यही कहना है। अभी चौथे को जब देखते हैं, यदि p कोई अभाज्य संख्या है और p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगा, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। यह प्रमेय है, प्रमेय 1.3 वाली प्रमेय सेम यही है। यानी कि कोई भी संख्या अगर a स्क्वायर को, यानी कि कोई भी संख्या, यहाँ पे p दिया गया है, तो p यदि a स्क्वायर को विभाजित कर रही है, यानी कि a स्क्वायर में अगर हम p का भाग दे रहे हैं और शेषफल 0 बच रहा है, तो p का भाग हम a में भी आसानी से दे सकते हैं। इस चौथे ऑप्शन का यही मतलब है, या फिर यूं कहें कि प्रमेय 1.3 का यही मतलब है कि अगर कोई संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित कर रही है तो वो उस संख्या को भी विभाजित करेगी। ठीक है। पांचवा है, उपपत्ति की √2 √3 इत्यादि अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल सही है। और ये जो प्रमेय है, प्रमेय 1.4 में हमने ये इसे प्रूव भी किया है कि √2 जो है अपरिमेय संख्या कैसे है। ठीक है, अपरिमेय संख्या कैसे है। हालांकि √3 को तो हमने प्रूफ नहीं किया, यह उदाहरण में अगर आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा। जिस तरीके से √2 को अपरिमेय संख्या प्रूफ करेंगे उसी तरीके से √3 भी अपरिमेय संख्या प्रूफ हो जाएगी, इसीलिए सिर्फ हमने √2 को प्रूफ किया है। तो जैसा कि आपको पता ही है, अगर चाहते हो देखना तो प्लेलिस्ट को जरूर चेक करना। आगे है नेक्स्ट, मान लीजिए x एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तब हम x को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां p और q सह अभाज्य हैं तथा q का अभाज्य गुणनखंड 2n 5m के रूप का है, जहां n m ऋणोत्तर पूर्णांक है। इस पर भी हमने एक वीडियो बनाई है, अभी इसका मतलब समझते हैं। देखो हम सिंपल भाषा में, सरल भाषा में आपको बता दें कि यक्स क्या है, एक दशमलव वाली संख्या है। क्या है, दशमलव वाली संख्या, कोई भी संख्या हो सकती है। अब शर्त यह है कि वो जो दशमलव वाली संख्या है वो शांत दशमलव हो। क्या हो, शांत दशमलव। शांत दशमलव पता ही है 1.389, यानी किसी स्थान पे जाके रुक जाती है, ऐसी नहीं कि ये अनंत तक चली जाए और रुक जाए, वो शांत कहलाती है। अब शांत दशमलव वाली परिमेय संख्या को अगर हम p/q के रूप में लिखेंगे, यानी p/q के रूप में लिखेंगे सही बटे में, तो जो आपका हर होगा, या फिर कहें कि जो आपका q होगा, तो वो 5 और 2 से मिलकर ही बना होगा। 5 और 2 के सिवा कोई तीसरी संख्या आपको देखने को ही नहीं मिलेगी। 5 के पावर कुछ, कितनी बार भी 5 आ सकता है, कितनी बार भी 2 आ सकता है, ये इसकी गिनती से मतलब नहीं है, लेकिन संख्या 5 और 2 के सिवा कोई तीसरी संख्या देखने को नहीं मिलेगी। ओके, अभी नेक्स्ट को देखते हैं क्या है नेक्स्ट। सातवां भी क्लियर हुआ। हाँ, ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब कि वो जो दोनों पूर्णांक हैं ऋणात्मक ना हो, धनात्मक हैं, ये जो उसकी घात होंगे। ओके, सातवां है, मान लीजिए x = p/q एक परिमेय संख्या है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2n 5m के रूप का है, जहां n m ऋणोत्तर पूर्णांक हैं, तो x का दशमलव प्रसार शांत होगा। यह भी एक प्रमेय है। वैसे हाँ, ऊपर वाली प्रमेय 1.5 है, ये छठवां जो है ना, इस प्रमेय का नाम है 1.5 वाली प्रमेय में सेम चीज़ है, और ये 1.6 वाली प्रमेय में सेम चीज़ है, और ये 1.7 वाली प्रमेय में सेम चीज़। तो अभी इसे सातवें को समझते हैं आसान भाषा में, कि कोई भी संख्या है और वो p/q के रूप में लिखी है, या फिर यूँ कहें कि उसमें लिखी है, किसमें है, भिन्न के रूप में लिखी है, भूल जाते हैं कभी कभी, भिन्न के रूप में लिखी हो, और उसका जो हर हो वो 2 और 5 से मिलकर बना हो। यहाँ पे 7 से मिलकर कैसे बन गया, 2 और 5 से मिलकर बना हो, या 5 दूनी 10 हो, या 5 1 25 हो, या 75 हो, नहीं 75 में तो 3 आ गया, तो ठीक है 2 और 5 से ही मिलकर बना हो, यानी कि हर में 2 और 5 के सिवा कोई तीसरी संख्या देखने को ना मिले, तो अगर हम उस संख्या का दशमलव प्रसार करेंगे तो वो शांत दशमलव प्रसार होगा। जैसे उदाहरण देखें तो 10/25 है, अगर इसका दशमलव प्रसार करेंगे तो शांत होगा। क्यों, क्योंकि 25 में केवल 25 का जब गुणनखंड करते हैं तो 5 और 5 से ही मिलकर बना है, या 5 हो जाए और 2 हो जाए, अगर 3 और 7 और 19 ये सभी संख्याएं नहीं है। ठीक है, आठवां जस्ट इसी सातवें का ही दूसरा पार्ट आप मान सकते हो, कि मान लीजिए x = p/q एक परिमेय संख्या है, q अभाज्य गुणनखंड इसके रूप का नहीं है। सिर्फ इतना ही, जस्ट इसमें यहाँ पे है कि इस रूप का नहीं है, इसी सातवें में नहीं शब्द को लगा के आठवां बना दिया गया है। तो सिंपल, अगर आपके पास कोई परिमेय संख्या है, जो परिमेय संख्या p/q में ही लिखी होती है, दशमलव में भी लिखी होती है, तो ठीक है, आपके पास कोई परिमेय संख्या जो p/q के रूप में लिखी है, और q में अगर
2 और 5 के सिवाय अगर कोई तीसरी संख्या आती है, यानी q के गुणनखंड में 2 और 5 के सिवाय अगर तीसरी संख्या आती है तो उसका गुणनखंड दशमलव प्रसार आवर्ती होगा। ठीक है, अनंत अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, 2 और 5 आए तब तो शांत होगा, लेकिन 2 5 के सिवाय कुछ और आ जाए या फिर 2 5 के साथ में कुछ और आ जाए तो आप ये समझ लो कि आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, वैसे हमने आपको जितने भी इसमें टॉपिक बताए सभी पे हमने डिटेल में वीडियो बनाई है, तो एक बार और आपको रिमाइंड करा दें, आप जाके वीडियो को जरूर चेक कर सकते हो। नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आपको सारी वीडियो बारी बारी से देखने को मिल जाएगी। तो फिर इतना ही है इस वीडियो में, करते हैं इस वीडियो को समाप्त। हमने इस वीडियो में आपको जो कुछ भी बताया आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आपका कोई टॉपिक है, आपका कोई मैथ से संबंधित क्वेश्चन है तो टेलीग्राम पे आके आप हमसे जरूर पूछना। बाय बाय।